और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का 34वां दिन है। किसान संगठन कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए किसान संगठन और सरकार के बीच कल यानी 30 दिसंबर को बातचीत होनी है। ये बातचीत दोपहर 2 बजे होगी और ये 7वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि बार बार सरकार की ओर से ये साफ किया गया है कि तीनों कृषि कानूनों में संशोधन हो सकता है, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। और ऐसे में अब सभी की निगाहें कल होने वाली इस मीटिंग में टिकी हुई हैं। और देखिए, इसी बीच किसान क्रांति का 34वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार के साथ कोई ठोस बातचीत किसानों की बन नहीं पाई है। किसान आंदोलन में क्या कुछ हुआ, उस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता, देखिए। और किसान संगठन फिर से एक साथ बातें करने वाले हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या इस बातचीत से कोई हल निकलेगा या प्रदर्शन आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पंजाब के अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि कल बड़ा अहम दिन है। किसान और किसान संगठन और जो भारतीय सरकार है वो एक साथ बातें करने वाली है। क्या आपको उम्मीद है कि कल इसका कुछ हल निकलेगा? हम गुरदास सिंह धालीवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पंजाब, जो 29 तारीख को मीटिंग होने जाने वाली है, हम आस रखते हैं क्योंकि किसान ठंड में पाले में मर रहे हैं। साढ़े 38 किसान और मातावां शहीद हो चुके हैं। इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲ ਕੱਢੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ दायरे में लिया जाए। जो भी MSP से कम किसान की फसल खरीदेगा उसे 420 का पर्चा कटा जाए और जो किसान को काटा पड़ेगा वो सरकार बॉन्ड से देवे। यही तो ਅਸੀਂ मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं? MSP तो पहले भी था, वो कहते रहेगा सी रहेगा नहीं, कहना होना चाहिए। किसान आंदोलन का 33वां दिन है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 33वां दिन, आगे क्या रणनीति चल रही है? कल सरकार से बातचीत होगी, बात करेंगे सरकार से। बहुत सारी उम्मीदें 29 तारीख को। हाँ, 29 तारीख को पूरे देश को उम्मीद है। हाँ, हमने सुना कि जिसने आपको धमकी दी थी वो बिहार में पकड़ा गया है। पता नहीं चला अभी, पता तो चल कह तो रहे थे यहाँ पे कि शायद पकड़ लिया। एक सवाल सबके जहन में है कि 29 तारीख को क्या बात बनेगी? देखो, पेंसिल लगू बैठी सरकार भी, वो नफी का निशान लगाना चाह कि घटत पर हम उसको जमा करेंगे 33 जमा 33, इतने दिन आंदोलन चलेगा। अगर सरकार एंडे बेंडी चलेगी तो हम उस जमा के निशान को तिरछा कर देंगे, फिर ये गुना में चला जाएगा। हमारे पे पूरे फार्मूले हैं। सरकार या तो ठीक ठाक अपना काम कर दे, ठीक है, वो एक डंडा खींचेगी, हम 2 खींचेंगे। वो 2 पे नहीं बन देंगे, हम उस डंडे को तिरछा कर देंगे तो गुना में चला जाएगा। तो 33 गुना 33, इतने दिन आंदोलन चलेगा। एक और सवाल ये है कि इस बार अगर कुछ भी जैसे बात कहीं किसी लेवल पर अटकती है तो आगे क्या? आगे का बता तो दिया, आगे का जमा, जो ज्यादा इंडिपेंडेंट चलेगी तो उसका गुणा। हाँ, और क्या कुछ किसानों के बीच चल रहा है? आपकी दूसरे बॉर्डर्स पर भी बात हो रही होगी, क्या कुछ इस समय चल रहा है? क्योंकि 29 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, जाहिर है वो वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। परेड की ट्रायल करेंगे अब ट्रैक्टरों पे, वो 1 तारीख से शुरू करेंगे। हाँ, ट्रैक्टर चला करेंगे और जो से ट्रैक्टर शामिल होंगे उनको ट्रैक्टर नंबर देंगे, उसका नाम लिखेंगे तो ट्रायल होगा। क्योंकि परेड की ट्रायल अगर वहाँ पे भाई किसान पद पर को ट्रैक्टर चलना है तो वो तो शाही उसमें को चलना है ट्रैक्टर। हाँ, उनको पूरा ट्रायल देंगे, झंडे लगा के जाएंगे। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो ट्रैक्टर की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि 30 दिसंबर को यहाँ से एक ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला है। सभी बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च निकलेगा अगर 29 तारीख को कोई समाधान नहीं निकलता है तो। और इस तरह से जो ट्रैक्टर्स बढ़ रहे हैं उसके
साथ किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यहां तक कि कर्नाटक तक के किसान भी इस आंदोलन में लगातार शामिल हो रहे हैं। और आप नेशनल हाईवे 9 के नीचे वैशाली वाले रास्ते पर देखेंगे तो आपको लगातार भारी संख्या में ये ट्रैक्टर नजर आएंगे। और जो किसान हैं उन्होंने किस तरह की व्यवस्था की है वो हम वहां पर आपको एक बार दिखाते हैं। इस तरह के जो टेंट्स हैं, टेम्परेरी टेंट्स, वो लगातार रहे हैं किसानों को ना सताए। हालांकि जब हम किसानों से बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि उनके लिए ये सर्दी कोई मायने नहीं रखती, सर्दी से उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल इस नए कृषि कानून को लेकर है और जो वो मांग कर रहे हैं। किसानों के बीच जरूर चलेंगे, एक बार हम लगातार किसानों से पूछ रहे हैं। ये बताइए जी, 29वां दिन कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है? ये तो सरकार के ऊपर है जी, हमारे लिए तो है जी। फैसला अगर कुछ बढ़िया आ गया तो अच्छा, नहीं तो फिर मार्च है ही ट्रैक्टर में जी। 29 दिसंबर यानी 34वां दिन है, क्या कहेंगे उस दिन के लिए, क्या उम्मीदें कर रहे हैं? सरकार के ऊपर है जी, हमारी क्या उम्मीद है, जो सरकार करेगी वही उम्मीद समझो। भाई किसान तो बात बनेगी, मुश्किल लग रहा, बात बनेगी, उम्मीद है और अच्छी उम्मीद है, बात बनेगी। देखो सरकार के मूड से अभी, जो प्रवक्ता के मूड से अभी नहीं लग रहा। इधर किसानों की सरकार के साथ अगली बैठक 30 तारीख को 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ कल 29 दिसंबर को होने वाली बैठक परसों 30 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर बन रहे किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर रणनीति हुई। बिल्कुल, और देखिए एमएसपी को लेकर कानून में शामिल करने को सरकार तैयार नहीं है, लेकिन कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी, ये भी सरकार ने बार बार साफ किया है। प्रावधानों पर संशोधन करने को सरकार तैयार है। कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। 15 लाख करोड़ रुपया केसीसी के माध्यम से किसान के लिए, चौथी तरफ पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसान के खाते में डालने का काम, और पांचवी तरफ नए कानून बनाना और कानूनों में बदलाव करना। ये सारे जो प्रयत्न हैं, इन प्रयत्नों का प्रतिफल साल 2 साल में जब क्रियान्वयन के पश्चात धरती पर आएगा तो हमारा किसान भी सीना तान कर एक बड़े उद्योगपति की तरह खड़ा होगा और ये कह सकने में सक्षम होगा कि अगर उद्योग का जीडीपी में बड़ा योगदान है तो खेती और किसानी का भी देश के जीडीपी में बड़ा योगदान है। ये रिफॉर्म आज हो, ये आवश्यकता समय की है, लेकिन इस प्रकार के कृषि सुधार हो, अभी कृष्णवीर चौधरी जी बता रहे थे, केसी हॉल में किसानों की बैठक हुई थी और वर्षों पहले इस प्रकार के कानून बने और किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो, इस बारे में विचार विमर्श हुआ था। लगातार आयोगों के द्वारा, लगातार मंत्रीगणों के द्वारा, लगातार मुख्यमंत्रियों के द्वारा, लगातार सरकारों के द्वारा यह प्रयत्न किया जाता रहा है कि इस दिशा में काम हो। और देखिए, किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, देखिए जरा। कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है, जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। वो लड़ाई जो देश के रणबांकुरों ने कांग्रेस का तिरंगा पकड़कर लड़ी, आज उस आजादी का बोध और उसे आत्मसात करने की दोबारा जरूरत है। देश का अन्नदाता किसान लाखों करोड़ों की संख्या में आंदोलन पर है और दिल्ली में बैठी सरकार उनकी आवाज तक सुन नहीं रही। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, अपनी जिंदगियां देने को मजबूर है
और सरकार उनकी बात सुनती नहीं। झालावाड़ में एक मंदिर की नींव में हजारों लीटर दूध डालने का वीडियो सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में झालावाड़ जिले के रटलाई इलाके के सावलपुर गांव में देवनारायण मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस मौके पर मंदिर की नींव में पानी की जगह 11,000 लीटर दूध, दही और असली घी डाला गया। दिल्ली के एमसीडी ऑफिस में बीजेपी पार्षदों ने निगम का बकाया पैसा देने की मांग करते हुए केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने आ गए और आपस में भिड़ गए। उत्तर प्रदेश में अमरोहा के हसनपुर में कंबल वितरण कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष ने लाइसेंसी पिस्टल से कई राउंड फायर किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के परिसर में किसान जबरदस्ती घुस आए, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। यहां किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पंजाब के फिरोजपुर में जियो कंपनी के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों को दफ्तर में घुसने से रोक दिया गया। इसके बाद किसानों ने किसान कानून के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच किसानों का एक अलग ही रंग देखने को मिला। यहां किसान एक साथ योग करते हुए नजर आए। राजस्थान के जयपुर में व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ के शिक्षकों ने अपनी वेतन समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कुछ शिक्षक पानी की टंकी पर चढ़ गए और सरकार पर मांगों के लिए दबाव बनाया। उत्तर प्रदेश में शामली के कैराना में एक महिला ने बैग छीनकर भाग रहे एक बदमाश को पकड़ लिया। महिला ने सरेआम आरोपी शख्स की चप्पलों से पिटाई की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के एक अस्पताल में बिना बारी के पहले दिखाने के विवाद में एक महिला ने महिला होमगार्ड पर हमला बोल दिया। आरोपी महिला ने महिला होमगार्ड के बाल पकड़े और लड़ने लगी, जिससे मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी के बाद सभी ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। यहां घर, सड़कें, गाड़ियां, पेड़, पहाड़ सभी पर कई फीट बर्फ जम गई, जिससे जनजीवन ठप हो गया। और देखिए, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों की। वहीं किसानों के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए पीएम मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक के लिए चलाई जाएगी। अब तक की 99 किसान 14 राज्यों में चली है। कोरोना काल में कृषि उत्पादों की ढुलाई में राहत देने के लिए किसान रेल चलाई गई, जिसकी मदद से अब कृषि उत्पाद काफी आसानी से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हैं। कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है। अगर कोई किसान 50-100 किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है। यानी छोटे किसान का छोटे से छोटा उत्पाद भी कम कीमत में सही सलामत बड़े बाजार तक पहुंच पाएगा। महाराष्ट्र के साथियों को अब पश्चिम बंगाल के मार्केट से जुड़ने के लिए सस्ती और सुलभ सुविधा मिल गई है। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब
पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं, एक कर रही हैं। आजादी के पहले से भी भारत के पास बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क रहा है। कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी टेक्नोलॉजी भी पहले से मौजूद रही है। अब किसान रेल के माध्यम से इस शक्ति का बेहतर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। और इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर जनता का धन्यवाद दिया है। बिल्कुल, स्मृति ईरानी ने कहा कि गांव के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। कार्यकर्ता वीर गति को प्राप्त हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस प्रकार से, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक माहौल बनाया लोकतंत्र को कुचलने का, तब भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 8, 10 और 14 दिसंबर को जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ उसमें अपने कार्य के माध्यम से हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर किया। इसलिए आज हम उन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का इस मंच से आभार व्यक्त करते हैं। 11 प्रदेशों में बाय इलेक्शन का परिणाम आज आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया। बिहार असेंबली के चुनाव का परिणाम मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। 8 स्थानीय निकाय के चुनावों का परिणाम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये चुनाव तब जीत इसमें संभव है जब जनता जनार्दन हमारे नेतृत्व पर विश्वास दिखाती है। और बार बार आज मैंने जब जनता को आभार व्यक्त किया कि विषम परिस्थितियां आई देश में कोविड की महामारी की वजह से, फिर भी जनता का ये विश्वास था कि इन विषम परिस्थितियों से अगर समाधान कोई दे सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जनता के इस विश्वास पर खरे उतरे, इसीलिए जनता ने इस जीत के माध्यम से उनके लीडरशिप के प्रति अपना आशीर्वाद प्रतिस्थापित किया। भगवान राम की नगरी अयोध्या में जेएनयू की तर्ज पर आजादी के नारे लगाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। अब छात्रों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात की जा रही है। इधर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में धरना दिया गया था छात्रों के द्वारा। यूनिवर्सिटी में माहौल भी गर्मा गया है, लेकिन पारा तब और चढ़ गया जब धरना दे रहे छात्रों ने जेएनयू की तरह आजादी के नारे लगाए। साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने 16 दिसंबर को धरना प्रदर्शन शुरू किया। 2 दिन बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी की छत पर चढ़कर नारेबाजी की और हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। यहां तक कि जब पुलिस पहुंची तो उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि बाद में यूनिवर्सिटी ने छात्र संघ चुनाव कराने की बात मान ली। लेकिन आजादी वाले नारे लगाने के आरोप में पूर्व छात्र नेताओं समेत 4 छात्रों के खिलाफ 124 से यानी कि राजद्रोह समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी से पूछताछ करने वाली ईडी। और आपको बता दें कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी पूछताछ करेगी। वर्षा राउत से पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। इससे पहले भी ईडी 2 बार वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है। कल वर्षा राउत को समन भेजे जाने के बाद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेहद ही खराब और भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बीजेपी मुझसे पंगा न ले, क्योंकि मैं शिवसेना का सैनिक हूं और वक्त और जरूरत पड़ी तो मैं इसका माकूल जवाब दूंगा। इससे पहले भी 2 बार समन भेजा जा चुका है और वर्षा राउत को 55 लाख रुपए लेन देन के मामले में ईडी लगातार पूछताछ कर रहा है। में बेलाग कहा कि बीजेपी उनसे पंगा न ले। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूं, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूं, मैं नंगा आदमी हूं, मैं शिवसैनिक हूं बाला साहब ठाकरे का। असल में ईडी पीएमसी घोटाले की जांच कर रही है।
जांच के दौरान प्रवीण राउत को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। पूछताछ के लिए ईडी ने वर्षा राउत को पहले भी समन भेजा, लेकिन वर्षा राउत ईडी के सामने पेश नहीं हुई। अब ईडी ने उनको नोटिस भेजकर 29 दिसंबर को हाजिर रहने को कहा है, जबकि संजय राउत ने साफ तौर पर इसे सियासी साजिश करार दिया। 10 साल पहले 50 लाख हमने कर्ज लिया था, उसके बारे में ईडी को बहुत अचानक इंटरेस्ट जाग उठा है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है तो उछल रहे हैं हमारे नाम से। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है। उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। अगर आप मेरे राज्यसभा के जो प्रॉपर्टी के एफिडेविट होते हैं, हमने कोई छुपाई ये बात नहीं है। 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? संजय राउत लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। हो गई कि क्या पत्नी को नोटिस भेजकर बीजेपी उन पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने ईडी की जांच में सियासी दखलंदाजी से इनकार कर दिया। ईडी को या ऐसा हमें पता चला है कि एचडीआईएल का कुछ पैसा प्रवीण राउत के द्वारा माधुरी प्रवीण राउत और वहां से वो पैसा वर्षा संजय राउत के बैंक के खाते में आया। और इस संबंध में अगर ईडी पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, तीसरी नोटिस भेजती है, जानकारी चाहती है, तो संजय राउत साहब इतना हंगामा करने की आवश्यकता क्या है? हालांकि संजय राउत की वजह से मामले ने तूल पकड़ लिया। शिवसेना ने ईडी दफ्तर पर पोस्टर लगाकर उसे बीजेपी का प्रदेश कार्यालय बता दिया। वहीं शिवसेना की सहयोगी पार्टी एनसीपी और कांग्रेस ने भी इस मामले में संजय राउत का पूरा साथ दिया। राजकारण जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के धोरण के खिलाफ में या उनके नेता के खिलाफ में बोलेगा, उसके पीछे ईडी की चौकसी लगाना, उसके पीछे सीबीआई की चौकसी लगाना। अभी सीबीआई के बारे में तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे परमिशन के बिगर महाराष्ट्र में किसी की भी सीबीआई नहीं हो सकती, लेकिन ईडी का जो अधिकार है उन्हीं का अधिकार है और उसका इस प्रकार से राजकारण के लिए उपयोग करना ये महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं गया। शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक और उनके परिवार से भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ कर रही है। बीजेपी छोड़कर एनसीपी में आए एकनाथ खड़से को भी जमीन सौदे में पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। इधर शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी का नोटिस भेजे जाने के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ईडी पीएमसी घोटाले की जांच कर रही है और उसी सिलसिले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी नोटिस भेजा गया है। कद्दावर नेता संजय राउत की पत्नी को ईडी के नोटिस मिलने के बाद से शिवसेना आग बबूला हो चुकी है। शिवसेना ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वह इसका जवाब सही तरीके से देगी और यही कारण है कि संजय राउत ने पूरे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर हमलावर रहे और बीजेपी की तमाम चीजों का उन्होंने भंडाफोड़ करने की कोशिश की और साफ साफ बताने का प्रयास किया कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। राजनीतिक द्वेष से ये सब चीजें हो रही हैं, इसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ी इनकी तरफ से नहीं है। उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि 12 साल पहले का मामला जो उनकी पत्नी ने किसी दोस्त से लोन लिया था, वो एक शिक्षिका है, 50 लाख का लोन लिया था, उस लोन के बारे में इस तरीके से अनाप शनाप नोटिस देना, गलत तरीके से उन्हें बदनाम करना, यह सरासर गलत है और यही वजह है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी तरीके से बीजेपी पर हमलावर रहे और उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि साफ शब्दों में कहा कि उनके पास एक दो नहीं 121 लोगों के नाम है जिनकी लिस्ट वो ईडी को सौंपने वाले हैं। यानी ईडी के पास इतना काम रहेगा कि 5 साल तक भी लगातार वह काम करे तो वह उन लोगों से लगातार बुलाकर पूछताछ करने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा यह भी किया कि बीजेपी के कई ऐसे नेता जो इनके संपर्क में रहे जिन्होंने 22 लोगों की लिस्ट उन्हें दिखाई थी जिसमें एनसीपी शिवसेना के तमाम नेताओं के नाम थे और उन
को कहा गया कि वह सरकार को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं वह बंद कर दें, वरना इन सभी लोगों को लगातार नोटिस दी जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिसमें पहला नाम था प्रताप सरनाईक, जो शिवसेना की, हालांकि उन्होंने देखा होगा आपने कि उनको ईडी की नोटिस दी भी गई और उन पर बड़ी कार्रवाई हुई भी है। लगातार उनके घर पर रेड हुआ, कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन अब बारी आ चुकी है कि जो शिवसेना के बड़े नेता हैं, हालांकि जो महाविकास आघाड़ी का जब गठबंधन हुआ है, जो सरकार महाराष्ट्र में बनी, उसमें एक अहम भूमिका संजय राउत की जाती है और उनकी पत्नी को नोटिस जाना यह जरूर बहुत बड़ी तरीके से शिवसेना देख रही है। यही कारण है कि संजय राउत की पत्नी को नोटिस देने के बाद उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ शिवसेना सुप्रीमो है, उन्होंने एक आपात बैठक भी बुलाई है और उन्होंने साफ तौर पर तमाम नेताओं से वह राय मशवरा कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन यह साफ है कि यह जो भी चल रहा है, यह आने वाले दिनों में शिवसेना वर्सेस बीजेपी साफ साफ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन विश्व के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और अब खबर कश्मीर से है, जहां कश्मीर घाटी में करीब 250 आतंकवादी घुसपैठ की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए जरा। कश्मीर में तैनात सेना की चिनार कॉर्प्स को लीड कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने घुसपैठ पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि करीब 250 आतंकवादी घाटी में घुसपैठ की फिराक में हैं। कोरोना से संक्रमित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का अब दिल्ली एम्स में इलाज किया जाएगा। फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया है। सीएम रावत 18 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हरियाणा में फतेहाबाद के हरवा गांव में किसान रिलायंस जियो के मोबाइल टावर पर चढ़ गया। यहां किसान ने किसान यूनियन का झंडा लहरा दिया और कृषि कानून का विरोध किया। दिल्ली में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का शुभारंभ किया। ये मेट्रो मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी वेस्ट और बोटेनिकल गार्डन कॉरिडोर पर चलेगी। इसके साथ ही पीएम ने नेशनल मोबिलिटी कार्ड को भी लॉन्च किया। चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में कोविड-19 को लेकर खुलासा करने वाली सिटीजन जर्नलिस्ट झोंग झान नई मुसीबत में हैं। उन्हें झगड़ा करने और समस्याओं को उकसाने का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 4 साल जेल की सजा सुनाई। इधर कानपुर में डाक टिकट पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और यूपी के मारे गए गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की तस्वीर आने से हंगामा मचा हुआ है। डाकघर में माइल स्टैंप योजना के तहत आम लोगों को डाक टिकट पर अपनी तस्वीर लगवाने की मंजूरी देता है, लेकिन एक डॉन और गैंगस्टर की तस्वीरें, ये जो डाक जारी की गई है, डाक टिकट बनने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए जरा। क्योंकि छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी ऐसे नाम हैं जिनसे आमतौर पर सभी वाकिफ हैं। बावजूद इसके कानपुर के प्रधान डाकघर से उनकी तस्वीरों वाले डाक टिकट जारी हो गए। भले ही इसे लापरवाही कहकर टाला जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा सभी नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। असल में सरकार ने 2017 में माई स्टैंप योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 300 रुपए शुल्क जमा करके कोई भी अपने तस्वीर वाले 12 डाक टिकट जारी करा सकता है। ये डाक टिकट भी अन्य डाक टिकटों की तरह मान्य होते हैं, लेकिन इसकी लंबी चौड़ी आवेदन प्रक्रिया होती है। आवेदक को आईडी और फोटो के साथ पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। डाक टिकट केवल जीवित आदमी का ही बनता है, जिसके वेरिफिकेशन के लिए उसे डाक विभाग आना पड़ता है। लेकिन खूबी ये है कि जेल में बंद छोटा राजन की तस्वीर वाला डाक टिकट बना दिया गया। हद तो ये है कि बागपत जेल में गैंगवॉर में मारे गए मुन्ना बजरंगी की तस्वीर भी डाक टिकट पर नुमाया हो गई। हमारे कर्मचारी द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया वो किसका डाक टिकट बना रहा है, तो इसलिए ये 2 डाक टिकट जारी हुए हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। अभी हम इसकी जांच करा रहे हैं प्रॉपर तरीके से और ये देख रहे हैं कि कैसे हुआ और कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों ने तस्वीरों को वेरीफाई नहीं किया और न इस मामले की गंभीरता समझी। फिलहाल जांच करवाने की बात कही जा रही है। 2 दिनों में ड्राई रन की शुरुआत, क्या कोरोना को मिलेगी मात? कोरोना एक, रूप अनेक। कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी ये कि कोरोना के केस देश में लगातार कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है जो अब 90% तक पहुंच गया है। बिल्कुल, लेकिन बुरी खबर ये है कि बुरी खबर ने दुनिया भर के देशों को चिंता में भी डाला है। देखिए, कोरोना के नए स्ट्रेन का सामने आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इनमें से कई स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है और अब तक दुनिया के 11 देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन ने तबाही मचानी शुरू भी कर दी। सबसे ज्यादा मामला अब तक ब्रिटेन में आए हैं। फ्रांस, इटली, साउथ कोरिया, नाइजीरिया से लेकर भारत तक इससे अछूते नहीं। ब्रिटेन से केरल के कोझिकोड आए एक यात्री में कोरोना के नए स्ट्रेन में बदलाव मिला है। पूरे मामले को समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
कारण पूरी दुनिया एक ऐसे संकट से घिर गई है जिससे बचने का रास्ता किसी को सूझ नहीं रहा। ऐसे में कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए वैक्सीन की खोज दुनिया के कई देश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दुनिया के 11 देशों समेत भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन के मिलने की खबर है, जिसे काबू करने के लिए पूरी दुनिया युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि केरल में जो कोरोना वायरस के 2 मरीज मिले हैं उनमें नया स्ट्रेन है या नहीं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में अगर नया स्ट्रेन मिला तो वो भी अभी तक के सभी स्ट्रेन से नया होगा। ब्रिटेन से केरल के कोझिकोड आए एक यात्री में कोरोना के स्ट्रेन में बदलाव मिला है। स्ट्रेन में आए बदलाव पर एक्सपर्ट रिसर्च कर रहे हैं कि अब पूरे केरल में सर्वे की तैयारी होगी, जिससे ये पता चल सके कि केरल का नया स्ट्रेन यूके जैसा ही है या उससे भी अलग। अभी तक दुनिया के 11 देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है और वो 11 देश हैं दुनिया बेचैन। 11 देश में नया स्ट्रेन ब्रिटेन, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, स्पेन, नाइजीरिया, इटली, फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इन 11 देशों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन एक दूसरे से अलग है और कहीं ज्यादा घातक है। इससे अलग भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि जहां यूके समेत दुनिया की कई देशों में कोरोना के केस बढ़ रहे थे, तो वहीं भारत में 1 महीने में ऐसा तीसरी बार हुआ था। कोरोना के केसों में लगातार गिरावट दर्ज की गई, यानी हम धीरे धीरे कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जीत रहे थे। लेकिन दुनिया में कोरोना के इस नए म्यूटेशन ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। निष्ठा के साथ स्वाति, इंडिया न्यूज। और इधर कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बवाल एक कदम और आगे बढ़ गया है। मुस्लिम संगठनों के बाद अब हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी विवाद में कूद पड़े हैं। दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन में गाय का खून है, इसलिए इसे देश में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। कोरोना महामारी का वैक्सीन आने के पहले से ही इस वैक्सीन को लेकर के विवाद छिड़ गया है। क्या विवाद है इस वैक्सीन को लेकर के हम बात करेंगे सीधे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत चक्रपाणी जी से। चक्रपाणी जी, आखिर कोरोना का वैक्सीन इतने दिनों के बाद बना है, कोरोना की त्रासदी पूरी दुनिया ने झेली है, लेकिन अब इस वैक्सीन को लेकर भी विवाद है? नहीं, पिछले दिनों जिस प्रकार से कई हमने पेपर और उसमें पढ़ा कि जो अमेरिका के वैक्सीन बन रहे हैं उसमें गाय के खून का प्रयोग किया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाय में हमारी बहुत आस्था है और किसी भी गाय के हम खून का वो किया हुआ वो नहीं सकते। तो एक हमारी शंका है, इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ये ज्ञापन दिया है और हमने कहा कि संविधान की हमारी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमारा मौलिक अधिकार है, धार्मिक मौलिक अधिकार है कि बिना किसी का धर्म नष्ट न किया जाए। क्योंकि 1857 की देखिए क्रांति मंगल पांडे ने इसी वजह से किया था कि उसमें जो कारतूस थे उसमें गाय के चर्बी मिलाए जाते थे, उसको नोचना पड़ता था, जिस पे मंगल पांडे जी ने क्रांति किया और धर्म से लेकिन समझौता नहीं किया, राष्ट्र से समझौता नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग स्वतंत्र देश में बैठे हुए। तो आज ऐसा न हो कि क्योंकि हिंदू सनातन धर्मियों के खिलाफ एक साजिश हमेशा चली आ रही कि कैसे इनको नष्ट किया जाए, इनके धर्म को, कभी फिल्म के माध्यम से, कभी लव जिहाद के माध्यम से, कभी किसी तरीके से माध्यम से, किसी इनके प्रकरण वो चाहते हैं कि कैसे हिंदुओं को किया जाए। पता चले कि हम कोरोना वो वैक्सीन या दवा खरीद के लाएं, पैसा धन भी दे और धर्म भी खत्म कर दें, तो ये ठीक नहीं हो। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन किसी कीमत पे गाय के खून का इस्तेमाल हुआ हम स्वयं इस्तेमाल नहीं करेंगे। का आखिरी हफ्ता है और इस आखिरी हफ्ते में मौसम में करवट बदली है। दिल्ली में बूंदाबांदी के बाद ठंड का टॉर्चर और बढ़ गया है। देखिए, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस बार न्यू ईयर पर ठंड अब और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी ठंड बढ़ी है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे, आप उसके जरिए समझिए कि इस वक्त बर्फबारी पहाड़ों में किस तरह से जा रही है। शिमला, मसूरी, कटरा और उत्तरकाशी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कहीं बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है तो कहीं भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है। शिमला, मसूरी, कटरा, उत्तरकाशी में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।